हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में क्लास 12 के आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का, जी हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 12 के आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। पूरा आसान भाषा में मैं आपको जो है बताने वाला हूं और मैं गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों का, अगर 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते तो आपको पूरी तरह से जो है 100% आपको जो है याद हो जाएगा। हर एक टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो है कॉपी में जो है इसको हर एक टॉपिक को आप लोग उतारने की कोशिश कीजिएगा, है ना। पूरी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे से जो है पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी में लग चुके होंगे। और जो भी बच्चे अभी तक प्ले स्टोर पर जाकर के एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप सबसे पहले एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और आप जो है क्लास 12 के झारखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है क्लास 12 के आर्ट्स वाले जो बैच है, परिश्रम बैच, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अभी भी आपके पास जो समय है, पर्याप्त समय में आप लोगों का जो है क्लासेस पूरी हो सके, आप लोगों का सिलेबस कवर हो सके। और यह जो क्लास होने वाला है, ये फर्स्ट क्लास होने वाला है ज्योग्राफी का, यानी कि ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो पूरा विद्यार्थी जो है इसको आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि अगर कहीं पे भी डाउट आपको लग रहा है, आपको कहीं पे समझ नहीं आता है, तो आप लोग जो है हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में वीडियो कॉल के जरिए आप लोगों को बता दिया जाएगा, अच्छे से आप लोगों को समझाने की पूरी जो है कोशिश की जाएगी। कहीं पे भी डाउट नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब चलिए बच्चों, जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर में, यानी मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना होगा, वो सारा चीज जो है आप लोगों को समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले विषय सूची जो टॉपिक है उसको आप लोग देखिए। तो सबसे पहले जो है जो मानव भूगोल है ना, मानव भूगोल के बारे में हम लोग पहले समझेंगे, उसका परिचय हम लोग समझेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देखिए भूगोल जो है वो 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानव भूगोल और दूसरा होता है भौतिक भूगोल। तो इसको हम लोग पूरी विस्तार तरीके से समझने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। इस टॉपिक को भी हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। और चौथा टॉपिक है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद तथा नव निश्चयवाद। इन तीनों यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, है ना, संभववाद और नव निश्चयवाद को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मानव भूगोल की परिभाषाएं, यानी कि मानव भूगोल की जो अलग अलग तथ्य है, यानी कि मानव भूगोल की, यानी कि जो भूगोल व्यक्ता है ना, भूगोल व्यक्ता है, उन्होंने जो है अपने तर्क अनुसार, उन्होंने जो है अपना तर्क अनुसार जो है किस किस रूपों में परिभाषित किया है, किन किन जो है तर्क जो है उन्होंने दिया है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं, और नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। ये जो है 7 टॉपिक है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में पूरा टॉपिक आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक को आप लोग बारीकी से समझिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, और इसी टॉपिक से, यानी इस चैप्टर का इन्हीं टॉपिक से जो है आपके एग्जाम में सवाल ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव दिया जाएंगे। पूरा तरीके से मैं आपको विस्तार पूर्वक जो है समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में भी हम लोग जो है, यानी क्लास 11th में भी जो है भूगोल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि भूगोल होता क्या है, यानी कि जो है ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या, भूगोल क्या है, भूगोल क्या है। तो देखिए हम जैसे कहते हैं ना कि भूगोल जो है ना 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो पहला होता है भू और दूसरा होता है गोल, यानी कि भूगोल, भू का अर्थ हो गया भूमि और गोल का मतलब हो गया गोलाकार। ये तो हम ऐसे जो है बच्चा वाला जो है कहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ज्योग्राफी जो है किन शब्दों से मिलकर बना है, ज्योग्राफी जो है किन शब्दों से उत्पन्न हुई है, ये सवाल जो है इस प्रकार से पूछा जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले समझिए कि भूगोल जो है वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, प्राकृतिक वातावरण, पहाड़, नदियां, जलवायु और मानव समाज के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन कराता है।
या करता है। इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों और मानवीय गतिविधियों का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। याद रखिएगा, यह जो है भूगोल जो है बच्चों क्या होता है, भूगोल जो है पृथ्वी की सतह और प्राकृतिक जो वातावरण है, जैसे हो गया कि पहाड़ हो गया, पठार हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गया, जलवायु हो गया, उन सभी के संबंधों और मानव जीवन के संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, अध्ययन करता है ना। और इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों और मानवीय गतिविधियों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग भूगोल कहते हैं। देखिए भूगोल जो है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक भाषा है, जो कि मैंने आपको क्लास 11th में बताया हुआ था, जब ऑब्जेक्टिव में भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। अगर आपको पूछा जाए कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बच्चों याद रखिएगा, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति जो है प्राचीन जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी किससे लिया गया है, ज्योग्राफिया से लिया गया है। किससे, तो ज्योग्राफिया से ली गई है। भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी शब्द जो है वो जो है ग्रीक भाषा ज्योग्राफिया से जो है लिया गया है। और ज्योग्राफिया या ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा होता है बच्चों ज्योग्राफिया या जो है ग्राफोस। तो बच्चों याद रखिएगा कि जियो का अर्थ जो होता है वह होता है पृथ्वी, और ज्योग्राफिया यानी कि क्या है, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। हम तो ये शब्द में कह सकते हैं ना, इस तरीके से एक लाइन में हम आंसर दे सकते हैं। याद रखिए प्यारे बच्चों, याद रखिएगा भूगोल शब्द का प्रथम बार यानी पहली बार जो उपयोग और किसने किया था बच्चों, याद रखिएगा एराटोस्थेनीज ने। और यह कौन है, ये यूनानी विद्वान है। याद रखिएगा, यानी भूगोल का अगर जनक पूछा जाए या ऐसा पूछा जाए कि भूगोल शब्द का पहली बार जो है प्रयोग किसने किया, एराटोस्थेनीज ने किया है। भूगोल का जनक किसे कहा गया है, भूगोल के पिता किसे कहे गए हैं, तो आपको याद रखना है किसे कहा गया है, याद रखिएगा एराटोस्थेनीज को कहा गया है। और ये कौन है, तो यह एक जो है यूनानी विद्वान है। चलिए, और दूसरा समझिएगा कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक। देखिए अभी हम लोग पढ़े कि भैया मानव भूगोल के बारे में, तो भूगोल के जनक कौन, एराटोस्थेनीज। अब कहेगा मानव भूगोल के बारे में, याद रखिएगा आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो है फ्रेडरिक रैटजेल। याद रखिएगा, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता है, जो कि कहां से है, ये जर्मन से बिलोंग करते हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता है। याद रखिएगा फ्रेडरिक रैटजेल जो है वो आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। और याद रखिए बच्चों, हिकेटियस अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स में पृथ्वी के विस्तार में जो है वर्णन किया है। तो ये जो है तीन टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, तीन टॉपिक को अच्छे से आप लोग को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं बच्चों कि भूगोल जो है कितने प्रकार के होते हैं। शुरू में ही बताया था, मैंने शुरुआत में ही बताया कि भूगोल जो है मुख्यतः दो प्रकार के हैं। भूगोल जो है कितने प्रकार के, दो प्रकार के हैं। तो पहला है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए भौतिक भूगोल क्या होता है कि प्रकृति से बनाई हुई है। यह जो है भौतिक भूगोल जो है वो प्रकृति के द्वारा जो है बनाई गई है और पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण का ये अध्ययन करती है। जैसे मान के चलिए कि पहाड़ हो गया, नदियां हो गया, मिट्टी हो गया, जंगल हो गया, ये सभी क्या है, प्रकृति से, ये सभी क्या है, प्रकृति का देन है। और यही इसी के बारे में जो है भौतिक भूगोल अध्ययन करती है। ठीक है, इसके अनुसार आप समझ गए। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब याद रखिए कि मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, तो भाई साहब हम लोग कहते हैं मानव भूगोल यानी कह सकते हैं कि मानवों द्वारा जो है भूगोल तैयार किया गया, मानवों द्वारा जो है भूगोल के बारे में अध्ययन कराया गया। देखिए यहाँ पे समझिएगा, इंसानों के द्वारा ये जो है बनाई गई है। मानव और पर्यावरण के संबंधों तथा मानव निर्मित दुनिया का अध्ययन जो है मानव भूगोल के माध्यम से हम लोग करते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि मानवों के द्वारा तैयार किया गया, जैसे शहर हो गया, नगर हो गया, उदाहरण के तौर पर गांव समझ लीजिए, गांव हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, ये सभी क्या है, मानव भूगोल के अंतर्गत जाते हैं और मानव भूगोल के उदाहरण है। ये ऑब्जेक्टिव में जो है उदाहरण आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपिक ऐसे आपको याद रखना है, जैसे भौतिक भूगोल के बारे में।
भौतिक भूगोल के बारे में याद रखिएगा, भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो हम लोग जो है भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सतह और जो है संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान जो कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, है ना, जो कि मौसम और जो है जलवायु के बारे में। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है जल विज्ञान होगा, जो कि जल साधनों के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। और जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही जो है मृदा भूगोल यानी मिट्टी के प्रकार और उनके गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है चार जो है मुख्य टॉपिक है, मुख्य जो है इसका जो है घटक है कह सकते हैं, यानी भौतिक भूगोल के मुख्य घटक जो है कौन से हैं, चार जो है मुख्य घटक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और मानव भूगोल के घटक में कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल हो गया, जो कि वितरण और घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल हो गया, इकोनॉमिक, जो कि आर्थिक गतिविधियों और संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही बच्चों तीसरा होता है राजनीतिक भूगोल, यानी कि पॉलिटिकल, जो कि देश, सीमाएं और जो है प्राणलिया के बारे में, है ना, प्राणलिया के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो ये जो है मानव भूगोल के जो है महत्वपूर्ण जो है तीन घटक है, इसको आप लोग यहाँ पे जो है समझने वाले हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से सवाल दिया जाता है, अगर मान के चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल दे रहे हैं, बताइए यहाँ पे, बताइए निम्न में से आपको यहाँ पे सवाल दिया जाता है, निम्न में से बताइए कि मानव भूगोल के उदाहरण हो सकते हैं, मानव भूगोल के उदाहरण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन दे दिए हम गांव, दूसरा ऑप्शन दे दिए जो है मिट्टी, तीसरा दे दिए जो है जलवायु, और चौथा दे दिए पहाड़। तो बताइए मानव भूगोल का जो है, मानव भूगोल का उदाहरण कौन हो सकता है? अभी हमने जस्ट बताया कि मानव द्वारा जो बनाई गई है, मानव द्वारा जो है बनाई गई, तो भैया गांव, तो गांव क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया, तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है ना। चलिए बिल्कुल राइट हो गया, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को जो है नोट में लिखते हुए जाना है ना, कॉपी में लिखते जाइएगा। लिखिएगा बच्चों की ज्योग्राफी शब्द वास्तव में जो है प्राचीन ग्रीक भाषा ज्योग्राफिया से लिया गया है। इसमें जो है जियो का अर्थ, यानी कि आपका जियो, यानी कि देखिए ज्योग्राफिया जो है ना, ज्योग्राफी का जो है अर्थ जो है, यानी ये जो है दो भागों में बटा है, जियो और ग्राफिया, इसी को हम लोग कहेंगे। इसमें क्या था, जियो का अर्थ जो होता है पृथ्वी, और ग्राफिया यानी कि जो है ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का अर्थ जो है पृथ्वी का वर्णन करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देखें, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफिया यानी वर्णन करना, इसका जो है क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन करना, है ना। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे समझें और इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा जो है आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट जो है आंसर जो है लिखते जाइए, कॉपी में लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए कि भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग एक यूनानी विद्वान एरोटास्थनीज ने किया था। भूगोल का जनक, है ना, याद रखिएगा, भूगोल शब्द का जो है सबसे पहले उपयोग, सबसे पहले प्रयोग जो है किसने किया, एरोटास्थनीज ने किया है। भूगोल का जो जनक है वो कौन है, इरेटास्थनीज को जो ही माना गया है। इरेटास्थनीज जो है भूगोल के जनक है। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया है, इरेटास्थनीज को कहा गया है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेटजेल को कहा गया है। और बच्चों याद रखिएगा, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरिडियस में पृथ्वी का विस्तार से जो है वर्णन किया था। ये जो है चार पॉइंट को आप लोग जो है अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको कंफर्म कह रहे हैं 100% ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर है। और देखिए आप क्लास 11 की बोर्ड परीक्षा दिए थे ना जी, उसमें देखे होंगे कि क्लास 11 की ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन पेपर में ये आपका सवाल पूछा गया था कि भूगोल के जनक किसे कहे गए, भूगोल के पिता किसे कहे गए हैं। तो ऑप्शन जो दिया गया, तो ऑप्शन में आप लोग इरेटास्थनीज लगाए हैं, लगाए कि नहीं लगाए हैं, तो क्लियर सही है। ये तो हम लोग पहले भी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों याद रखिएगा, देखिए मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो है पृथ्वी के स्वरूप जैसे पहाड़, समुद्री मैदान, नदी आदि और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही जो है यह भी देखा जाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच किस प्रकार के संबंध है तथा पृथ्वी और मनुष्य के आपसी संबंधों को समझते हैं, है ना, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और भूगोल के दो मुख्य शाखा है, भूगोल के दो मुख्य प्रकार है, मैंने अभी जस्ट बताया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में हमने आप लोगों को जो है यहाँ पे परिभाषा भी
दिया हुआ परिभाषा आप लोग फिर से समझ लीजिए। याद रखिएगा भौतिक भूगोल, इसमें जो है धरती की वह चीज पढ़ी जाती है जो प्रकृति जैसे पहाड़, नदियां, मिट्टी, जंगल, मौसम, महासागर, महाद्वीप, हवा, पानी आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसमें वह चीज जो है पढ़ी जाती है जो कि इंसान के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर जो है इंसान रहता है, जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, मकान, सड़क, रेल लाइन हो गया, ये सभी क्या है मानवों के द्वारा बनाया गया है। कारखाने हो गए, खेती बाड़ी और बाजार, ये सभी क्या है मानवों के द्वारा तैयार किया गया है। इन सभी को जो है, इन सभी भूगोल को क्या किसे कहा गया है, किस श्रेणी में रखा गया है, मानव भूगोल श्रेणी में रखा गया है। प्यारे बच्चों यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए थोड़ा सा जो है पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को लिखते जाना है। याद रखिएगा मानव भूगोल, याद रखें कि मानव भूगोल का जो उद्भव यानी कि मानव भूगोल की जो उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है प्यारे बच्चों 18वीं शताब्दी से माना जाता है। मानव भूगोल की जो उत्पत्ति है वो कब से मानी गई है, 18वीं शताब्दी से जो है मानी गई है, 18वीं शताब्दी से माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जो जन्मदाता है वो है फ्रेडरिक रेटजेल, जो एक जो है क्या है जर्मन भूगोलवेत्ता है। याद रखिएगा यह एक जर्मनी का आदमी था जिसने जो है सबसे पहले समझाया कि इंसान धरती का हाल देखकर ही अपनी जो है जिंदगी को ढालता है। यानी कि धरती का हाल यानी पृथ्वी का जो ढाल है ना, जिस प्रकार से पृथ्वी जो है अपना जो है रहन सहन को अपना रहा है, यानी कि मान के चलिए कि इंसान क्या करता है, इंसान जो है धरती की जो है हाल को देखते हुए जो है अपना जो है रहन सहन को अपनाता है ना जी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। जैसे रेगिस्तान हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जो है अपनी जीवन यापन के लिए अलग अलग जो है संसाधन का उपयोग करते हैं, है ना। आप लोग ध्यान से देखे होंगे, आप लोग जो है देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों की यानी जहां पर लोग जो है बसते हैं, अपनी जीवन यापन करते हैं तथा अपने जो है जीवन यापन के लिए संसाधन उपयोग करते हैं। ये किसका है, ये किसका कथन है, तो ये जो है फ्रेडरिक रेटजेल का कथन है। और फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है, जो कि आधुनिक मानव भूगोल, याद रखिएगा आधुनिक मानव भूगोल का जो उद्भव है वो 18वीं शताब्दी से जो है माना गया है ना। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ चुके होंगे, इसको आप लोग कॉपी में उतारते जाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए अब याद रखिएगा, लिखिए कि भूगोल की विशेषताएं, क्या लिखेंगे, भूगोल की विशेषताएं। चलिए लिखेंगे बच्चों कि भूगोल मुख्य रूप से जो है भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल यानी कि दैत्ववाद पर आधारित है। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल जो है समाकलनात्मक, अनुभाविक तथा व्यवहारिक जो है विषय माना जाता है। याद रखेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा कि भूगोल जो है मुख्य रूप से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल पर आधारित है, यानी कि यह जो है दैत्ववाद पर आधारित है, जिसमें मानव भूगोल भी है और आपका जो है कौन सा है, भौतिक भूगोल भी है, यानी कि दोनों पर आधारित है। और यह अध्ययन जो है क्षेत्र के रूप में ये जो है भूगोल जो है, याद रखिएगा समाकलनात्मक, अनुभाविक तथा व्यवहारिक तीनों पर निर्भर है, तीनों विषय पर जो है माना जाता है। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग इस तीनों को जो है डिफाइन करेंगे, तीनों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये आखिर है क्या। तो देखिए भूगोल जो है समाकलनात्मक, यानी कि बच्चों याद रखिएगा इंटीग्रेटिव, इसको समझिए। याद रखिएगा भूगोल समाकलनात्मक में, याद रखिएगा भूगोल जो है प्रकृति और मानव को एक साथ जो है जोड़कर रखता है ना, एक साथ जोड़कर रखता है। जैसे हम कह सकते हैं कि नदियों के किनारे जो है शहर बसे हुए हैं, क्योंकि वहां पर जो है पानी और उपजाऊ जमीन होती है। देखिए नदियों के किनारे जो है लोग जो है बसे हुए हैं, क्यों बसे हुए हैं, क्योंकि वहां पर जो है पर्याप्त मात्रा में खेती करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए। देखिए हम लोग क्या समझते, हम लोग जो है समझते भैया कि पहले के समय में जो है अधिकतर लोग जो है खेती पर ही निर्भर करते हैं, और अभी भी जो है अधिकतर लोग जो है खेती पर ही निर्भर करते हैं, किसान जो है फार्मिंग करते हैं, है ना, खेती करते हैं। तो खेती के लिए जो है पानी जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो नदियों के किनारे बसने का जो है मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि वहां पर जो है पर्याप्त जो है उससे जो है खेती के लिए पानी मिल सके और उपजाऊ जो है जमीन मिल सके, इसलिए जो है वो नदी के किनारे जो है शहर में बसे हुए हैं। और जो कि ये जो है समाकलनात्मक जो है भूगोल के अंतर्गत आएगा, जो कि प्रकृति और जो है मानव को एक साथ
जो है जोड़कर जो है रखता है, जोड़कर रखता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका आता है बच्चों भूगोल अनुभव आधारित। देखिए अनुभव आधारित को आप लोग समझिए, अनुभव आधारित को देखिए, याद रखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, इसमें हम देखते हैं और माप सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और माप भी सकते हैं, यानी कि अनुभव कर सकते हैं, अनुभव पर आधारित है ना। याद रखिएगा एम्पिरिकल। देखिए उदाहरण के तौर पर समझे कि बारिश कितनी हुई है, बारिश कितनी हुई है, तापमान कितना है, देखिए बारिश कितनी हुई है माप सकते हैं, तापमान कितना है ये भी हम माप सकते हैं। यानी कि यह सब जो है माप, यहाँ पे माप कर है ना, यहाँ पे लिखेंगे माप कर जो है भूगोल में पढ़ते हैं, है ना। याद रखिएगा बारिश कितनी हुई है, कितना तापमान है, इसको हम लोग माप सकते हैं, इसलिए इसको जो है भूगोल अनुभव आधारित जो है कहा गया है। ठीक है, और आगे लिखिए बच्चों यहाँ पे कि भूगोल एक व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो यहाँ पे समझेंगे कि भूगोल का उपयोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किस मौसम में जो है किसान जो है देख कर जो है खेती करता है ना। मान के चले रबी फसल उगा रहे हैं तो उसके लिए जो है पर्याप्त जो है वातावरण होना चाहिए, है ना जी। जो है मौसम भी वैसा ही होना चाहिए ताकि रबी फसल हो सके, खरीफ फसल हो सके, है ना। ये होता है ना, जैसे धान उगाने के लिए हमको चाहिए ना, ये पानी मात्रा में जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, बारिश के समय में होना चाहिए, है ना। तो धान की खेती अलग होती है, मक्का की खेती अलग तरीके से होता है ना। जैसे दलहन की खेती करते तो उसके लिए अलग मौसम होता है ना। चलिए यहाँ पे समझ गए। देखिए अब जो है मानव भूगोल में याद रखिएगा प्रौद्योगिकी यानी कि जो है टेक्नोलॉजी। देखिए हम लोग जानते हैं क्या है कि हम लोग जो है खेती जो करते हैं ना, तो हम लोग जो है अपने जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, है ना। भूगोल में का जो है काफी महत्वपूर्ण योगदान भी रहा इसको लेकर के। याद रखिएगा बच्चों कि लोगों और पर्यावरण के बीच जो है पारस्परिक जो है क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है कारक है। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले के लोग जो है नदी के पास ही बसते थे, पहले के लोग को जो है मतलब आधुनिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं था, है ना, जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं था। तो इसके लिए क्या करता था कि खेती के लिए जो है वो नदी के किनारे ही बसना वो जो है समझते थे, आसान समझते थे कि ताकि जो है उनकी खेती के लिए, है ना, खेती बाड़ी के लिए जो है पानी की जो है प्रचुर मात्रा जो है उसको मिल सके, है ना, पर्याप्त मात्रा मिल सके। इसलिए जो है पहले के लोग जो है नदी के पास जो है वो ही बसते थे। और पहले जो है गर्म इलाकों में रहना जो है काफी कठिन होता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, टेक्नोलॉजी जो है इतना आगे बढ़ चुका है कि हम लोग जो है आज जो है ट्यूबवेल और जो है पाइपलाइन से भी पानी की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं, है ना। आप लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से जो है पानी की पूर्ति कर रहे हैं, ट्यूबवेल के द्वारा, यानी ट्यूबवेल मतलब बोरिंग के द्वारा, मशीन के द्वारा हम लोग जो है जमीन के अंदर से पानी को निकाल करके जो है अपनी खेती के लिए जो है पानी का उपयोग करते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। और देखिए पहले क्या होता था, गर्म इलाकों में, जो गर्म इलाके हैं वहां पर जो है रहना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन हम लोग आज जो है टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आज एसी और कूलर से जो है हम गर्म इलाके में भी रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि भूगोल में जो है टेक्नोलॉजी का जो है काफी बड़ा प्रभाव रहा है ना। और ये टेक्नोलॉजी जो है काफी ज्यादा योगदान भी दे रही है, भूमिका निभा रही है। याद रखिए बच्चों प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी का प्रभाव तकनीकी तय करती है कि इंसान प्रकृति से कैसे जो है तालमेल बिठाएगा। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो है पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है, यानी कि कम मुश्किलों को जो है सामना कर सकती है। यानी जितना भी मुश्किलें हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है उसका सामना हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है। याद रखिएगा पहले टेक्नोलॉजी जब नहीं आया था, पहले क्या होता था बच्चों, याद रखिएगा लोग जो है नदी के पास ही जो है बसते थे, है ना, और गर्म इलाके में जो है रहना कठिन था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी के बारे में सभी लोग जो है जानने लगे, जानकारी उनको हुआ, तो वो ट्यूबवेल और जो है पाइपलाइन से जो है पानी की पूर्ति करने के लिए वो सक्षम हो गए, है ना। जहां पर जो है खेती नहीं हो पा रहा तो वहां पर जो है खेती करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे, है ना। याद रखिएगा गर्मी इलाके में उसको जो है लोगों को रहना काफी मुश्किल था। लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एसी और कूलर के माध्यम से, एसी और कूलर से जो है हम लोग उस गर्म जगह पर भी रह सकते हैं, अपना निवास कर सकते हैं। रेगिस्तान में जो है खेती काफी जो है मुश्किल था पहले। लेकिन आज के समय में बच्चों याद रखिएगा
ड्रिप सिंचाई से जो है रेगिस्तान में भी खेती की जा सकती है ना, और खेती की जा रही है। याद रखिएगा, पहाड़ों में जो है यात्रा करना काफी कठिन था, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों पहाड़ों में के अंदर जो है सुरंग बना करके, है ना, पहाड़ों के अंदर सुरंग बना करके सड़क बना करके जो है हम लोग जो है पहाड़ से आर पार हो सकते हैं, है ना। ये जो है संसाधन के लिए है ना। चलिए आगे देख लीजिए। बहुत ठंड में रहना काफी मुश्किल था पहले, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे आया तो उसके बाद हम लोग क्या किए, हीटर से जो है ठंड में भी आराम मिल पा रहा है ना जी। तो ये जो है टेक्नोलॉजी का प्रभाव है भूगोल में, है ना। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए आगे समझते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। आगे है बच्चों की मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मैन्स एडॉप्शन ऑफ नेचर। इसके बारे में समझेंगे बच्चों। याद रखिएगा कि पहले जो है इंसान के पास जो है टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीन नहीं था, मशीन का साधन नहीं होते थे। तब जो है पूरी तरह से धरती और प्रकृति के हिसाब से वह जो है अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अभी के समय में क्या है कि धरती वातावरण अगर चेंज भी हो रहा है ना, तो क्या होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी का इतनी जानकारी है कि हम टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है उनके खिलाफ भी हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं, यानी कि क्लाइमेट के अनुसार भी हम लोग अपने आप को बदल सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के अनुसार। याद रखिए बच्चों, यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट समझना है कि जब इंसान के पास कोई मशीन का साधन नहीं थे, तब वो पूरी तरह से जो है धरती और प्रकृति के हिसाब से जीता था। जैसे जो है आदि मानव जंगलों में रहते थे, बारिश, गर्मी, ठंडी जैसे चीजों से डरते थे, सूरज, नदी, पहाड़ों की जो है पूजा करते थे, क्योंकि वह समझते थे कि यही जो है उनके जीवन के मालिक है। यानी कि पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में होता था जैसे कि मान के चले आदि मानव जो है वो जंगलों में रहा करते थे, है ना, और बारिश हो गया, गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, तो उन सभी चीजों से वो पूरी तरह से डरते थे। गर्मी का समय में भी वो डरते थे, ठंडी आता था, ठंडी के समय से भी वो डरते थे, बारिश आता था तो बारिश से भी वो डरता था, है ना। तो और जो है सूरज, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, उन सभी का वो पूजा करते थे और उसको यह जो है वो मानते थे, यानी कि आदि मानव जो है, आदि मानव को यह लगता था कि वे जो है ये सभी जो कि सूरज, नदी, पहाड़ उनके जीवन के लिए ये मालिक है, उनको जो है रहने का छत दे रहा है। तो ये जो है उनके जो है विचार होते थे, उनको जो है ये जो है अपना जो है मालिक समझते थे। किसको? सूरज, नदी और पहाड़ की जो है पूजा करते थे। ये आदि कौन करता था? आदि मानव। ठीक है, नोट कीजिएगा और आगे याद रखिएगा कि मतलब आदमी जो है धरती के जैसा था, जैसे धरती ने किया वैसे ही सहा। इस स्थिति को जो है मानव का जो है प्रकृतिकरण कहते हैं। प्रकृतिकरण का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ हम एक लाइन में हम समझे बच्चों। यहाँ पे याद रखिएगा, एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि आदमी धरती के अनुसार, धरती के बदलाव के अनुसार जो है इंसान अपने आप को बदलता था, उसी को हम लोग प्रकृतिकरण कह सकते हैं। ये एक सटीक भाषा में आप कह सकते हैं, है ना। यानी कि बच्चों आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा, प्रकृति का मानवीकरण के बारे में समझते हैं, है ना। याद रखिएगा प्रकृति के मानवीकरण के बारे में। देखिए जैसे जैसे इंसान ने जो है औजार, मशीन और विज्ञान में जो है तरक्की की और उसने जो है धरती पर अपनी जो है सुविधा के अनुसार जो है काम करवाना जो है शुरू कर दिया। जैसे मान के चले कि गर्मी लगे तो वो जो एसी और कूलर चला दिया, गर्मी लग रहा है तो एसी और कूलर चला दिए, और उसके लिए हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए। पहाड़ को जो है काट करके जो है सड़कें बना दिए, सुरंग बना दिए, है ना, नदियों पर जो है बांध बना दिए ताकि फ्यूचर के लिए जो है पानी को जो है वो संग्रहित कर सके, है ना, बांध बना करके, है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, यानी कि मानवीकरण का मतलब ये हो गया कि अब आदमी ने जो है धरती को अपने हिसाब से जो है ढालना शुरू कर दिया है ना। आदमी जो है धरती को, खुद धरती को जो है, याद रखिएगा इंसान क्या कर रहा है, इंसान जो है प्रकृतिकरण में क्या हुआ कि इंसान जो है धरती के अनुसार चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मानव है धरती को जो है अपने अनुसार वो डाल रहा है, धरती को, है ना, टेक्नोलॉजी के अनुसार। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रकृति के मानवीकरण के बारे में। क्लियर है? टॉपिक को समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका आता है मानव भूगोल की दो जो है विचारधाराएं। देखिए मानव भूगोल की जो है दो बड़ी विचारधाराएं हैं बच्चों, याद रखिएगा। पहला होता है पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवादी विचारधारा, और दूसरा होता है संभववादी या संभववादी विचारधारा। देखिए संभववादी में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद या जो है नियतिवादी विचारधारा में क्या होता है, इसमें बच्चों याद रखिएगा यह जो है प्रकृतिकरण, है ना, मानवीय प्रकृतिकरण के अनुसार चल रहा है। और यहाँ पे क्या है कि मानव जो है अपना जो है मानवीकरण,
मानवीकरण के अनुसार यानी टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है हर चीज को वो जो है संभव में बदल रहा है, संभव में बदल रहा है। चलिए आगे यहाँ पे इसको विस्तार से समझेंगे, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में, इसको पूरा अच्छे समझिए, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद का कहना है कि मानव जो है प्रकृति का गुलाम है, मानव प्रकृति का गुलाम है, मानव जो है प्रकृति का गुलाम है, प्रकृति जिस प्रकार से ढल रहा है मानव को उसी प्रकार से ढलना होगा। ये जो है पहले था कब, जब जो है मानवीकरण नहीं हुआ, जब वो जो है प्रकृति के अनुसार जो है मानव चल रहा था, है ना, वो चीजें यहाँ पे बताई गई है। याद रखिएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद, यह विचारधारा कहती है कि प्रकृति ही इंसान की जिंदगी और कामकाज को चलाती है, इंसान प्रकृति के अनुसार ही जीता है, वह उसे बदल नहीं सकता। इंसान चाहे जो कर ले, धरती, मौसम, जमीन, नदियां आदि जैसा कहेगी वैसा ही होगा। यानी कि ये प्रकृति जो है पूरी तरह से इंसान को गुलाम बना करके रखी है, और गुलाम होना भी चाहिए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी आ गया तो लेकिन फिर भी गुलाम होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देख लीजिए, आगे पॉइंट है कि रेगिस्तान में इंसान खेती नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर पानी ही नहीं है, पानी नहीं है, रेगिस्तान में पानी नहीं है तो खेती नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी तो भाई खेती वहां पे हो रहा है ना, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से वहां पे खेती की जा रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती हो रही है। तो आगे हम लोग आगे समझेंगे। निश्चयवाद के मुताबिक जो है इंसान के हर काम को जो है पर्यावरण नियंत्रित करता है। कौन करता है, पर्यावरण जो है नियंत्रित करता है। यह विचारधारा मानव के प्राकृतिकरण से उत्पन्न हुई है। जैसे कि मैंने अभी बताया, मानव के प्राकृतिकरण में क्या कहता है कि मानव जो है वो धरती और पर्यावरण के अनुसार जो है ढलता है ना। याद रखिएगा प्रकृतिकरण में हमने बताया हुआ है, याद रखिएगा उत्पन्न हुई है। पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा में प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण जो है माना गया है। प्राकृतिक घटक में से कौन कौन सा हो गया, जैसे पहाड़ हो गया, सूरज हो गया, है ना, नदियां हो गया, ये सभी क्या प्राकृतिक घटक है। याद रखिए बच्चों, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा पॉइंट आपको याद रखना है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रतिपादक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रतिपादक हैं ये हैं फ्रेडरिक रेडजेल, जिसका जो है किताब आया है एंथ्रोपो है ना, एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि आपके क्लास 11th में भी है ना, जो कि क्लास 11th में भी, अरे भाई, जो कि आपका क्लास 11th में भी जो है ये ऑब्जेक्टिव में आपका बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया है ना। पूछा गया है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी का जो है प्रतिपादक यानी कि जो है लेखक कौन है, तो हम लोगों ने आंसर दिया था फ्रेडरिक रेडजेल, है ना जी। चलिए याद रखिएगा, याद रखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में याद रखना है, इसके प्रतिपादक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल है, और इनका किताब का नाम क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, है ना, एंथ्रोपोजियोग्राफी। और इसके जो समर्थक है एलन सी सैंपल, जो कि रेडजेल के शिष्य है ना, रेडजेल के शिष्य है। और इसका जो है एक जो है हेम्ब्लोड, यानी कि ये जो है पूछा जाएगा आपका जो है ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में सवाल यह पूछा जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो है प्रतिपादक कौन है, तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक रेडजेल है। और ये किस किताब से ली गई है भैया, इसका जो है कौन सा किताब में जो उन्होंने बताया है, तो याद रखिएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी किताब में जो है लिखी है। जियोग्राफी का जो है ये क्या है, लेखक है ना। और इसके जो समर्थक है, इसके समर्थक उनके खुद के शिष्य है, और उनका जो शिष्य कौन है, एलन सी सैंपल है, और क्या है, हेम्ब्लोट है। याद रखिएगा ये दो चीजें पॉइंट में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे समझ लीजिए, आगे देख लीजिए, अगला टॉपिक जो है इसको समझिए। तो अगला आगे है कि संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है मानव जो है प्रकृति का मानव है, या मानव जो है प्रकृति का मालिक है, सॉरी, मानव जो है प्रकृति का मालिक है। अब देखिए मानव क्या है कि प्रकृति का मालिक है। अब देखिए मालिक अब कैसे, तो मानव जो है वो अपने विचारधारा के अनुसार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रकृति को भी काबू में किया हुआ है, प्रकृति को अपने हाथों में बांध करके रखा हुआ है। यानी कि मानव जो है खुद प्रकृति पर बैठा हुआ है, प्रकृति का जो है ये मालिक बना हुआ है। देखिए संभववादी का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, जो संभव नहीं हो पा रहा है ना, जो असंभव था उसे भी टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है ना, प्रौद्योगिकी के जो है प्रभाव से जो है उसे संभव बनाया गया है। याद रखिएगा इस विचारधारा में कहा गया है कि इंसान अपने दिमाग, मेहनत और मशीनों की मदद से जो है धरती और प्रकृति को अपने काम के हिसाब से बदल सकता है।
दूसरा है धरती ने संसाधन दिए हैं पर मानव ने जो है अपने लिए उन्हें काम का बिना लिया है, यानी उनका काम का जो है बना लिया है। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में यह रखना है प्यारे बच्चों कि इसका भी हम बताएंगे, इसका भी आगे बताएंगे। और यह जो हम लोग जो है प्रकृति का मानवीकरण जो पढ़े थे ना, उसी टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट यहाँ पे किया गया है ना, याद रखेंगे। धरती ने जो है संसाधन दिए हैं पर मानव ने जो है अपने लिए जो है उन्हें काम का बना लिया है। उदाहरणतः हम समझे कि रेगिस्तान में पानी नहीं था, लेकिन इंसान ने जो है नहरें बनाकर जो है वहां पर जो है खेती करना भी शुरू कर दिया है, और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जो है रेगिस्तान जैसे जगह पर जो है सिंचाई का जो है माध्यम तैयार कर लिया है, साधन तैयार कर लिया है, वहां पे अभी जो है खेती हो रही है ना। यह विचारधारा जो है निश्चयवाद विचारधारा को पूर्णतः जो है अस्वीकार करती है। यह पूरी तरह से जो है यह कहती है कि मानव जो है प्रकृति का गुलाम नहीं है बल्कि प्रकृति का मालिक है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा संभववादी विचारधारा के बारे में, यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए संभववादी विचारधारा जो है ये मानव घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववादी विचारधारा प्रकृति के मानवीकरण से जो है उत्पन्न हुई है, अभी जस्ट मैंने बताया है ना, प्रकृति का मानवीकरण से रिलेट है ना। चलिए याद रखिएगा, इसके जो प्रतिपादक है यानी कि संभववादी विचारधारा के जो प्रतिपादक है वो फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फैब्रे है, जिसका जो बुक है, इसका एक बुक है बच्चों याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, जो कि 1925 में है ना, 1925 में ये इनका किताब है किसका भैया, तो याद रखिएगा लुसियन फैब्रे का ये किताब है। इसको आप लोग जो है नोट करते जाइएगा, आप ऐसे करके नोट में लिखिए। नोट में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है क्या है, संभववादी लिखना है, संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक तो नाम लिख दीजिएगा लुसियन फैब्रे, याद रखिएगा लुसियन फैब्रे। और इनका बुक याद रखिएगा, किताब ऐसे याद रखिएगा, किताब है ना, लुसियन फैब्रे का किताब का नाम क्या है, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, जो कि 1925 में है ना। तो याद रखिएगा पहले बच्चों, ये जो है किताब का नाम है, ये बुक का नाम है, तो इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा पॉइंट में, है ना। इसका पीडीएफ हम शेयर करवा देंगे। अगर आप जो है टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप चैनल में भी आप लोग जो है जुड़ जाइएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको जो भी पीडीएफ चाहिए मैं आपको वहां पर शेयर करवा देता हूं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा है नव निश्चयवाद, यानी कि ये नव निश्चयवाद ये कहता है कि रुको, है ना, रुको। देखो नव निश्चयवाद को रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा गया है, नव निश्चयवाद को रुको या जाओ सिद्धांत भी कहा गया है। चलिए अब याद रखिएगा, नव निश्चयवाद कहता है कि ना ही तुम गुलाम बनो ना ही मालिक बनो, बीच का रास्ता निकालो, अपनी समझदारी के अनुसार जो है आप आगे बढ़ते जाओ। चलिए इसके बारे में समझेंगे, नव निश्चयवाद के बारे में। याद रखिएगा, नव निश्चयवाद भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है, और इसके अनुसार जो है ना तो मानव जो है पूरी तरह से प्रकृति का गुलाम है और ना ही वह प्रकृति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता है। मानव प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उस पर कार्य कर सकता है। जहां प्रकृति जाने की इजाजत देती है वहां मानव विकास कर सकता है, और जहां प्रकृति रुको का संकेत देती है वहां उसे रुकना पड़ता है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ट्रैफिक का जो है लाइट देख सकते हैं, जब रेड लाइट जलता है तो हम कहते हैं रुको रुको रुको, और जब ग्रीन होता है कहता है भाई चलो चलो चलो, और यहाँ पे जब पीला लाइट होता है तो कहता है नहीं वेट करो, इंतजार करो, है ना। वही कह रहा है नव निश्चयवाद का सिद्धांत क्या होगा, नव निश्चयवाद को भी ये कहा गया है रुको या जाओ सिद्धांत। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा रुको या जाओ सिद्धांत जो है किसे कहा गया है, किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं नव निश्चयवाद को ही कहा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नव निश्चयवाद इसके बारे में अच्छे से आप समझेंगे। देखिए उदाहरणतः आप समझे तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि नव निश्चयवाद का जो उदाहरण है, जैसे कि मान के चलिए कि आदि मानव जो है खेती नहीं जानता था, भूखा रहता था, और समय के साथ जो है उसने जो है रासायनिक खाद्यों का प्रयोग कर जो है गहन खेती करना सीखा,
है ना, समय के अनुसार, लेकिन जो है इसमें पर्यावरण खराब होने लगा। इसका जो है समाधान जो है जैविक खेती है, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार होती है। अर्थात नव निश्चयवाद का यह मानना है कि इंसान को प्रकृति की मर्यादा में रह करके जो है विकास करना चाहिए। यानी कि नव निश्चयवाद यानी कि रुको या जाओ सिद्धांत यह कहता है, ना दास बनो ना मालिक, समझदारी से आगे बढ़ो। इसको आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। नव निश्चयवाद यानी रुको या जाओ सिद्धांत के प्रतिपादक है, याद रखिएगा, प्रतिपादन किसने, याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर। यानी कि ये कौन है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, और इसके पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, है ना, सेंचुरी, याद रखिएगा। और टेलर का कथन है, देखिए नव निश्चयवाद में टेलर का कथन है कि मानव किसी देश के विकास की गति को तेज, धीमा या रोक सकता है, लेकिन वह प्रकृति द्वारा बनाए गए नियम को हटा नहीं सकता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इस पॉइंट को प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए नव निश्चयवाद के अन्य उदाहरण को भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि डीएनए और जीन, जो कि जेनेटिक्स की जो है जानकारी से जो है इंसान ने कई जो है बीमारियों पर जो है अपना जो है काबू किया है। वायु गति के नियम को जानकर को जो है तेज हवाई जहाज जो है बनाए हैं। घर्षण और उष्मा के नियम को समझकर जो है आग की खोज उन्होंने किया है। तो ये सभी क्या है, नव निश्चयवाद से रिलेट है, नव निश्चयवाद के ही उदाहरण है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और सब्जेक्टिव में पूछेगा नव निश्चयवाद किसे कहते हैं, तो आप अपना अनुसार जो है अपने खुद के अनुसार अपनी भाषा में जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये टॉपिक आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं। देखिए अलग अलग जो है भूगोलवेत्ता के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग दी गई है ना, अलग अलग जो है कथन दिया गया है, तर्क दिए गए हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए मानव भूगोल की परिभाषा है, देखिए रेड जेल के अनुसार जो है मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार है कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन जो है करता है। धरातल जैसे मान के चलिए धरातल है। अब यहाँ पे देखिए मानव समाज यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है अलग एक क्षेत्र से दूसरे जगह जाने के लिए उन्होंने क्या किया भैया, पुल का निर्माण किया। तो मानव जो है समाज और धरातल के बीच के संबंधों को जो है ये बता रहा है ना। यानी कि धरातल का मतलब हो गया बच्चों पहाड़, मैदान, नदी, जंगल, रेगिस्तान हो गया, और मानव समाज का मतलब हो गया कि लोग, उसकी बस्तियां, खेती, शहर और संस्कृति। अब मान के लिए नदियां हैं, अब यहाँ पे जो है धरातल पे इसकी खेती करना है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ है कि नदियों का पानी जो है नहरों के द्वारा जो है अपनी खेती के लिए जो है ये लाया है। तो ये जो है अपने अनुसार जो है मानव का समाज और धरातल के बीच के पूरे संबंध को बताता है। उसी को जो है मानव भूगोल कहा गया। किसके अनुसार, रेड जेल के अनुसार। किसके अनुसार प्यारे बच्चों, रेड जेल के अनुसार बताया गया है ना। याद रखिएगा मानव भूगोल यह देखता है कि धरती की बनावट इंसानों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है भूगोलवेत्ता है एलन सी सैंपल, याद रखिएगा रेड जेल के शिष्य है ना, रेड जेल के शिष्य है। एलन सी सैंपल के अनुसार जो है मानव भूगोल जो है अस्थिर जो है पृथ्वी है ना, क्रियाशील मानव के बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करती है। जैसे कि अस्थिर पृथ्वी आप देख सकते हैं, और ये जो है परिवर्तनशील संबंध को बतलाता है। यानी कि अभी जो है क्रियाशील जो है मानव, यानी कि पहले क्या है कि मानव जो है वह प्रकृति पर निर्भर करता था, है ना, लेकिन अभी जो है टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है मशीनों के द्वारा जो है वो प्रकृति को अपना गुलाम बना लिया है। और ये जो है अलग अलग जो है कारखाना, अलग अलग जो है उद्योग तैयार कर लिए हैं, अलग जो है चीजें बना रही है, संसाधन तैयार कर रही है। तो यानी कि ये जो है पूरी तरह से एक दूसरे से जो है संबंध को बतलाता है, परिवर्तनशील संबंधों के बारे में अध्ययन करता है मानव भूगोल। ठीक है, ये किसका कथन है, एलन सी सैंपल के अनुसार बताया गया है। याद रखिएगा कि धरती जो है स्थिर नहीं है, यानी कि भूकंप आता है। धरती जो स्थिर नहीं है, भूकंप आता है, मौसम बदलता है, नदियां जो है रास्ता बदलती है, जंगल कटते हैं, और इंसान भी स्थिर नहीं है। इंसानों स्थिर थोड़ी ना है, इंसान स्थिर नहीं है, वह खेती करता है, शहर बसाता है, सड़कें बनाता है, उद्योग जो है लगाता है। तो यानी कि धरती स्थिर नहीं है, इंसान भी स्थिर नहीं है, और एक दूसरे के परिवर्तनशील
परिवर्तनशील और क्रियाशील मानव के बीच में संबंध को बतलाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, है ना, याद रखेंगे ना जी। चलिए याद रखिएगा मानव भूगोल जो है स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन को बतलाता है। किसका कथन है? तो आप लोग याद रखिएगा एलन सी सैंपल के अनुसार बतलाया गया है। एलन सी सैंपल का ये कथन है। जब दोनों बदलते रहते हैं, यानी कि प्रकृति भी बदल रहा है, धरती बदल रही है और इंसान भी बदल रहा है, तो उनका जो है रिश्ता भी बदलता रहता है और इन्हीं बदलते संबंधों को समझना ही मानव भूगोल कहा गया है। किसके अनुसार? एलन सी सैंपल के अनुसार। मानव भूगोल बदलते हुए पृथ्वी और काम करने वाले इंसान के बीच बदलते रिश्ते का अध्ययन है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे जो है नेक्स्ट जो है भूगोल व्यक्ता है पॉल विडाल डी लॉ ब्लास के अनुसार। देखिए इसके अनुसार जो है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिकार संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। पृथ्वी पर कुछ प्राकृतिक नियम चलते हैं, जैसे मौसम बदलना, वर्षा होना, तापमान अलग अलग होना। दूसरी तरफ जो है इंसान जो इन्हीं परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। भौतिक नियम जो है फिजिकल जो लॉ है और जो लिविंग बीइंग है यानी कि रहने वाले जीव है, इन दोनों को मिला करके जो है एक संश्लेषित ज्ञान तैयार किया गया है ना। याद रखिएगा अभी हमने कहा कि पृथ्वी जो है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जो जीव है उनके माध्यमों के संबंध, उनके बीच का जो संबंध का अधिकार संश्लेषित ज्ञान से ही उत्पन्न संकल्पना है। ये किसका कथन है? पॉल विडाल डी लॉ ब्लास के अनुसार ये कहा गया है। और पृथ्वी पर कुछ जो है प्राकृतिक नियम भी चलते हैं, है ना। याद रखिएगा मानव भूगोल वह ज्ञान है। देखिए पॉल विडाल डी लॉ ब्लास के अनुसार मानव भूगोल वह ज्ञान है जो यह समझाता है कि प्रकृति के नियम यानी कि जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति आदि और जीवों यानी कि विशेषकर मनुष्य के बीच कैसा संबंध है। मनुष्य प्रकृति के प्रभावित भी होते हैं। देखिए मनुष्य जो है प्रकृति से प्रभावित भी होते हैं और उसका उपयोग भी करता है और इसी संबंध का अध्ययन मानव भूगोल है। ये किसका कथन है? किसके अनुसार प्यारे बच्चों? याद रखिएगा किसके अनुसार? तो पॉल विडाल डी लॉ ब्लास के अनुसार। याद रखेंगे, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब जो है विचारधारा के बारे में समझते हैं, है ना। अब जो है विचारधारा के बारे में हम लोग समझते हैं। क्लियर है? यहाँ तक जितना भी टॉपिक हम बताएं क्लियर है ना जी? क्लियर है ना कि आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका जो है अगले क्लास में बताया जाए। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए तेजी से। जल्दी बताइए, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, है ना। चलिए ये जो है अच्छा ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। ये जो है आप लोगों का जो है ये जो विचारधारा है ना, मानव भूगोल प्रकृति व विकास क्षेत्र का जो विचारधारा है, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बताएंगे। तो आज की क्लासेस में मैंने जितना भी टॉपिक आप लोगों को बताया है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही जो है इजी आप लोगों को लग रहा होगा और ये आसान टॉपिक है, ये है आसान चैप्टर भी है और इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव में खास करके ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। टॉपिक खत्म होने दीजिए, चैप्टर खत्म होने दीजिए, ठीक है। तो ये जो आगे जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों आज की क्लासेस आप लोगों को कैसा लगा एक बार नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर एकदम प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और आप अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों इस क्लासेस को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि अभी तक जो भी क्लास नहीं कर पाए, जो भी तैयारी में नहीं लगे हैं, उनको भी लगना चाहिए कि भैया आप तैयारी में लगना चाहिए। समय बिल्कुल कम बचा हुआ है, यानी कह सकते हैं अभी भी समय है, सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप सीरियस होकर के आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लासेस में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।